एवरीवन, मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रास रूट एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में। और ये वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की तो सबसे पहला जो बेसिस है पार्टनरशिप का वो आपका है लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर। तो लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है वो हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर या यूं कह लीजिए कि टाइम के बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। देखिए, पार्टनरशिप जो है उसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप सिर्फ पार्टनरशिप है जिसकी डेफिनेशन के बारे में, जिसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अलग अलग बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप अलग अलग टाइप की होती है। जैसे जैसे आपके बेसिस चेंज होंगे वैसे वैसे पार्टनरशिप के टाइप जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मानिए कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने उनमें से किसी एक को खड़ा किया और उससे पूछा कि बताओ जेंडर के बेसिस के ऊपर आपकी क्लास में कितने टाइप के स्टूडेंट हैं। तो आपके आंसर किस तरीके के होंगे? आपके आंसर होंगे कि इतने बॉयज हैं, इतने आपके गर्ल्स हैं। इसके बाद देखिए, आपने मान लीजिए कि क्वेश्चन को चेंज कर दिया और आपने ये पूछा कि बताओ कास्ट के बेसिस के ऊपर या कैटेगरी के बेसिस के ऊपर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टाइप के स्टूडेंट हैं। तो आंसर आपके किस तरीके के आएंगे कि इतने स्टूडेंट जो हैं वो तो जनरल से हैं, इतने स्टूडेंट एससी एसटी से हैं, या इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ओबीसी से हैं। तो जैसे जैसे आपने देखा बेसिस चेंज हुआ वैसे वैसे आपके जो आंसर हैं वो चेंज हो गए, जबकि स्टूडेंट तो क्लास में वही 50 है। तो चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें जो सबसे पहला पार्टनरशिप का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर जो पार्टनरशिप है वो आपकी होती है दो टाइप की, जिसमें सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और सेकंड आपका है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की जो पार्टनरशिप है वहां पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपकी फर्म की जो एसेट्स हैं वो आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो उसके लिए लायबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए तो पार्टनर की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो भी यूटिलाइज की जा सकती है फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तो 2008 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और ये अप्लाई होता है भारत के अंदर एलएलपीज के ऊपर। एलएलपी है क्या? ये कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों के हाइब्रिड नेचर का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और आपके पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर मिलते हैं। दोनों को मिला करके एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया जिसका नाम था एलएलपी। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझने की जरूरत है, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको समझने की जरूरत है, वहां पर पार्टनरशिप जो है एलएलपी, इसमें जो लायबिलिटी होती है वो आपकी होती है लिमिटेड। और इसमें लिमिटेड उस अमाउंट तक होती है जिस अमाउंट तक या तो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट कर लिया गया या फिर आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, उससे ज्यादा लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं हो सकती किसी पार्टनर की। और जहां अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इफेक्ट हो सकती थी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज किया जा सकता था, वहां एलएलपी के अंदर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टाइप है वो आपका है फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप और जो सेकंड आपका है वो आपका है नॉन फिक्स्ड टर्म या फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप।
तो देखिए, जो फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है या नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है, यहां पर इनके नेम से ही क्लियर है, इनके नाम से ही ये क्लियर है कि फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। पार्टनरशिप डीड में ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम के लिए फॉर्म की जा रही है। अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप 1 साल के लिए बनाई जा रही है, तो जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट होता है वैसे ही पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी पार्टनरशिप 2 साल के लिए बनाई जा रही है तो 2 साल बाद में पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ये आपका है फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, जिसके अंदर जो ड्यूरेशन है पार्टनरशिप का, जो टाइम है, वो टाइम या ड्यूरेशन पार्टनरशिप डीड में पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, पहले से ही प्री डिफाइंड होता है पार्टनरशिप डीड में कि ये जो पार्टनरशिप है ये कितने टाइम के लिए फॉर्म की गई है। इसके अपोजिट जो नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है, यहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। यहां पार्टनरशिप डीड के अंदर टाइम से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं डाला जाता है। पार्टनर्स जितनी मर्जी चाहें उतने पीरियड के लिए पार्टनरशिप को चला सकते हैं, वो जब चाहें तब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप के अंदर जो टाइमिंग होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। और जो नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है या फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और वहां टाइम पहले से डिसाइड नहीं किया जाता। पार्टनर्स जब भी चाहे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य या आपका जो पर्पज है वो, इसके बेसिस के ऊपर हम बात करें तो पार्टनरशिप होती है 2 टाइप की। पहला आपका है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा आपका है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखिए, पार्टनरशिप एट विल क्या है? विल अपनी होती है इच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये हुआ कि कोई पार्टनर जब मर्जी चाहे तब पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है और जब चाहे तब उस पार्टनरशिप को छोड़ सकता है या पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब यह हुआ कि यहां पर टाइम से रिलेटेड या आपके किसी पर्पज या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं होती है। पार्टनर जब चाहें तब पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं और अगर वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं, तो दूसरे पार्टनर्स को एक नोटिस दे करके पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं। ये उन पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं या कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो दूसरे पार्टनर्स को एक नोटिस दे करके और ऐसा कर सकता है, पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा आपका यहां पर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म की जाती है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट या जैसे ही ये पर्पज है ये कंप्लीट हो जाता है, आपका काम कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही ये पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। आपको लगता है कि एग्रीड टाइम में आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मिले, दूसरे पर्सन से आप मिले और आपने उसके साथ में एक डील की कि ये जो बिल्डिंग है ये हम दोनों मिलकर के बनाएंगे और जो होने वाला प्रॉफिट है उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसी जो पार्टनरशिप है ये आपकी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, वैसे ही आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बेसिस के ऊपर जो पार्टनरशिप होती है वो उस काम के कंप्लीट होते ही, उस वर्क के कंप्लीट होते ही वो डिसॉल्व हो जाती है। और जो टाइम के बेसिस के ऊपर जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर टाइम के कंप्लीट होते ही डिसॉल्व हो जाती है, जो टाइम पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है। इसके बाद में हम देखते हैं पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। यहां पर 2 टाइप की पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है। एक आपका है लीगल पार्टनरशिप, दूसरा आपका है इलीगल पार्टनरशिप। अगर हम बात करें लीगल पार्टनरशिप की तो यहां पर लीगल पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि पार्टनरशिप जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए फॉर्म की गई है और साथ ही साथ वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस का भी ध्यान रखा गया है।
पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने बात की थी कि इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और सिर्फ यही एक्ट अप्लाई नहीं होता, साथ में एक और एक्ट है जिसके प्रोविजंस को ध्यान में रखा जाता है और वो आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका रीजन भी आपको बताया था। जो पार्टनरशिप है वो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर, और जो एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस है वो आपको दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इन दोनों एक्ट के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म की है तो वो लीगल पार्टनरशिप है। साथ में यहाँ पे दूसरी चीज एक और है कि इंडिया में जो दूसरे लॉ हैं, दूसरे जो कानून है, उनका वायलेशन नहीं करती हो पार्टनरशिप, तो ये जो पार्टनरशिप आपकी होगी ये आपकी कहलाएगी लीगल पार्टनरशिप। इसके बाद में हम देखते हैं कि इल्लीगल पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए, इल्लीगल पार्टनरशिप जो है वो क्या करता है, जो दूसरे लॉ हैं, जो इंडिया के अंदर लागू होने वाले जो कानून हैं उनका वायलेशन करती है। दूसरा यहां पर यह है कि इल्लीगल पर्पज के लिए अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म की गई है तो वो जो पार्टनरशिप होगी वो आपकी होगी इल्लीगल पार्टनरशिप, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक चीज जो मस्ट है वो आपकी है कि वो जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ये कहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और ऐसे में अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इलीगल है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। ऐसे में जो पार्टनरशिप है वो आपकी हो जाती है इलीगल। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो मिनिमम लिमिट से कम हो जाएं या फिर मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड चले जाएं, तो ऐसे में जो पार्टनरशिप है वो आपकी हो जाएगी इलीगल। जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो आपकी है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और वहां पर आपको ये बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम लिमिट होती है वो आपकी होती है 2 और मैक्सिमम जो है वो आपकी करंट में है 50, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आपकी हो सकती है 100। किसी भी केस में 100 से ऊपर नहीं जा सकती। और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 10 के अंदर आपको जो लिमिट बता रखी है वो बता रखी है 50, मतलब करंट में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते किसी फर्म के अंदर। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो 2 से कम हो जाएं या 50 से ऊपर चले जाएं, तो ऐसे में जो आपकी फर्म है वो आपकी हो जाएगी इलीगल। और इसके साथ ही सेक्शन 464 आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताता है, जिसके अंदर आपके एचयूएफ हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स की फर्म है, इनके ऊपर ये जो 50 की लिमिट है या 100 की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती है। जो अगला पॉइंट आपका है वो आपका है इंसॉल्वेंसी और अनसाउंड माइंड। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट है या फिर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई ऐसे पार्टनर है जो कि अनसाउंड माइंड के हैं या फिर इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे में पार्टनरशिप आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है डिसॉल्व। और साथ ही जो हमने लिमिट की बात की है ऊपर, जिसके अंदर 2 और 50 की जो लिमिट हमने देखी है, 2 पार्टनर्स और 50 पार्टनर्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हमने देखी है, वहां पर अगर मान लीजिए कि कोई फर्म के अंदर टोटल 5 पार्टनर्स हैं और उसके अंदर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, 2 पार्टनर आपके अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं और एक पार्टनर जो है वो आपका हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो ऐसे में पार्टनरशिप हो जाएगी इलीगल। कारण ये कि एक पार्टनर की जब डेथ हो गई तो वहां पर पार्टनर बचे 4, और इसके बाद में 2 पार्टनर आपके हो गए अनसाउंड माइंड के, तो पार्टनर आपके कितने बचे 2, और उसमें से एक पार्टनर जो है वो आपका हो गया इंसॉल्वेंट, तो पार्टनर आपके बचा 1। तो ऐसे में पार्टनरशिप जो है वो हो जाएगी इलीगल, क्योंकि जो अनसाउंड माइंड के पर्सन है और जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल नहीं होते, और ऐसे केस में पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाती है। फिर भी इसके बावजूद अगर आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं
सिंगल पर्सन होने के बावजूद, सिंगल पार्टनर होने के बावजूद अगर पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसे में ये पार्टनरशिप आपकी हो जाएगी इलीगल। और ठीक उसी तरह अगर 50 पार्टनर क्रॉस होने के बाद भी अगर आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं, बिजनेस को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, तो ऐसे में आपकी जो पार्टनरशिप है वो इलीगल हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो आपका है अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपकी पार्टनरशिप किसी ऐसे एग्रीमेंट के बेस के ऊपर बनी हुई है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो ऐसे में आपकी जो पार्टनरशिप है वो आपकी हो जाएगी इलीगल। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, जैसे कि एनिमी कंट्री के साथ में कोई ट्रेड करना, कोई दुश्मन देश है उसके साथ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे में जो पार्टनरशिप है वो आपकी इलीगल हो जाएगी। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अगर आप किसी एनिमी कंट्री के साथ में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो पार्टनरशिप आपकी इलीगल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर चाइना के साथ में कुछ जो माहौल है वो ठीक नहीं है। कल को मान लीजिए अगर चाइना के साथ में कोई वॉर डिक्लेयर हो जाता है और आप चाइना के साथ में या चाइना के किसी सिटीजन के साथ में कोई ट्रेड करते हैं, तो ऐसे में आपकी जो पार्टनरशिप है वो इलीगल हो जाएगी अगर आपने ये काम किया है गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि पब्लिक ऑफिसेज जो हैं उसके अंदर अगर आपका कोई भी एक्ट या आपका कोई काम करप्शन को इंक्रीज कर रहा है, करप्शन को बढ़ावा अगर दे रहा है, तो ये जो आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपके होते हैं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। तो ऐसे ही पार्टनरशिप जो है वो भी आपकी इलीगल मानी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई सरकारी नौकरी लेने के लिए बदले में आपने घूस दी है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। इसके अलावा देखिए जो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के जो मामले हैं ये भी आपके अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक्स ने वाई का मर्डर किया और मैंने वो मर्डर होते हुए देख लिया। अब हुआ क्या कि मेरे और एक्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जिसके अकॉर्डिंग हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ है कि मैं कोई भी गवाही नहीं दूंगा और उसके बदले में मुझे मिले हैं पैसे। तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी आपके क्या है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। इसके अलावा अगर कोई क्राइम को कमिट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है कि नहीं, दो लोगों ने अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो किसी क्राइम को कमिट करने से रिलेटेड है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आपके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं। तो ये कुछ अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी के एग्जांपल्स थे। इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं इनके बेसिस के ऊपर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है, अगर कोई पार्टनरशिप बनती है, तो ऐसी जो पार्टनरशिप है वो आपकी होती है इलीगल पार्टनरशिप। इसके अलावा इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो आपका है मेंबर ऑफ एनिमी कंट्री। अगर आपका जो पार्टनर है, जो पार्टनरशिप का जो मेंबर है, वो अगर किसी शत्रु देश का नागरिक है, किसी एनिमी कंट्री का अगर वो सिटीजन है, तो ऐसे केस में जो पार्टनरशिप है वो आपकी हो जाएगी इलीगल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, ये जरूरी नहीं है जिस टाइम पे पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है उस टाइम पे पार्टनरशिप इलीगल हो सकता है कि पार्टनरशिप जिस टाइम पे फॉर्म की गई है, जिस टाइम पे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है, उस टाइम पे पार्टनरशिप लीगल रही हो और बाद में कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि वो पार्टनरशिप हो जाती है इलीगल। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर आप लाइसेंस के साथ में वाइन का अगर आप सेल करते हैं तो वो लीगल है, लेकिन सपोज कीजिए कि राजस्थान के अंदर आज के टाइम पे जो लाइसेंस के साथ में अगर वाइन सेल होती है तो वो लीगल है, और कल को मान लीजिए गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे, कोई गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि अब से जो वाइन है वो सेल नहीं की जा सकती, मतलब कि अगर गवर्नमेंट कर देती है शराबबंदी, तो ऐसे में इससे पहले जो पार्टनरशिप हुई है वाइन को सेल करने से रिलेटेड जो पार्टनरशिप फॉर्म की गई है, तो वो जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप हो जाएगी इलीगल। तो जिस टाइम पे पार्टनरशिप की गई थी उस टाइम पे वो लीगल थी, लेकिन बाद में वो इलीगल हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए आज के टाइम पे चाइना के साथ में हालात ठीक नहीं है और चाइना के साथ में अगर मान लीजिए वॉर डिक्लेयर हो जाए और आपका कोई पार्टनर है, वो पार्टनर बिलोंग करता है चाइना से, वो चाइना का सिटीजन है, तो ऐसे में अगर वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप हो जाएगी इलीगल, क्योंकि वो जो आपका पार्टनर है वो बन चुका है शत्रु देश का नागरिक, एनिमी कंट्री का सिटीजन। तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जिस टाइम पे फॉर्म की जाए उस टाइम पे वो इलीगल हो, बाद में भी वो इलीगल हो सकती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के 3rd वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।